हेलो एवरीवन। मित्रों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे जो पहले शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए अपन 10 मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से पहले लिस्ट बनी हुई है, सारे मॉडल पेपर आपको वहीं मिल जाएंगे। आप वो वीडियो भी जाके जरूर देख लें। साथियों, आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 से 30 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन करें, जहाँ से आप वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इससे जो पहले क्लास हुई थी मित्रों, उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उसका जो आंसर देना था आपको कमेंट बॉक्स में। कोई भी दोस्त उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था दोस्तों। अब देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है, किस वर्ष में पहली बार भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में वायसराय की उपाधि जोड़ी गई थी दोस्तों। वायसराय का जो पद था वो क्रिएट किया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था, देखिएगा ये कब किया गया था, तो 1858 में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी दोस्तों। अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद में। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जो EIC कंपनी थी वो दोस्तों वो भारत के ऊपर राज कर रही थी। EIC कंपनी क्या कर रही थी, देखिएगा 1853 के अंदर आखिरी चैप्टर आता है इनका EIC कंपनी का। उसके अंदर होता है क्या, देखिएगा जो ब्रिटेन के जो कर्मचारी थे दोस्तों, ये क्या हो गए, ये भ्रष्टाचार के अंदर विलुप्त हो गए दोस्तों। करप्शन के अंदर ये भाग लेना शुरू कर दिया। इसका भी कोई रीज़न था दोस्तों। इसका रीज़न ये था कि देखिएगा अभी इनके जो कर्मचारियों की जो सैलरी होती थी वो बन के आती थी ब्रिटेन से दोस्तों। कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से बन के आती थी। अब सोचो, सपोज करो नवंबर की यदि सैलरी है आपको मिल रही है आगे अप्रैल मई में, तो फिर इनका फिर निश्चित हो जाता है कि कर्मचारी क्या करेगा, अपना जुगाड़ करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए क्या करेगा, वो भ्रष्ट होगा। कर्मचारी अधिकारी सारे करप्शन में विलुप्त हो गए। अब जो ब्रिटेन का जो प्रशासन था उन्होंने क्या किया था, EIC कंपनी क्या किया था, जो व्यापार करने की जो क्षमता थी इनकी वो कम कर दी दोस्तों। व्यापारों की क्या कर दी, कम कर दी। अंतिम में सिर्फ क्या किया इन्होंने, व्यापार सिर्फ चाहे क्या इनके पास है, व्यापार रह गया। कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है दोस्तों। 1857 क्रांति जब देखो ये EIC कंपनी थी, उसके रहते ही 1800 क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हो जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है कि EIC कंपनी काम की नहीं है। तो ब्रिटेन का जो PM था उसने क्या किया था, और एक वायसराय की जो पद था वो क्या किया, क्रिएट किया, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करता है ब्रिटेन का PM दोस्तों। और 1857 की क्रांति के बाद में ये पद क्रिएट हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, वो हो जाएगा CAW के अंदर दोस्तों। CAW के अंदर देखिएगा। अब CAW में कौन कौन सा आता है वो देख लो। दक्षिणी उदयपुर आता है दोस्तों। दक्षिणी कौन सा आता है आपका, उदयपुर आता है, दक्षिण उदयपुर आ जाएगा। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, दक्षिणी कोटा सम्मिलित, ये सारे क्या, ये जो क्षेत्र पड़ जाता है ना दोस्तों, ये क्षेत्र, ये सारा कौन सा आता है, ये आपका CAW के अंदर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व वाला अवरोही क्रम कौन सा है दोस्तों। आपको क्या पहचानना है, अवरोही क्रम पहचानना है। देखिए अवरोही क्रम कौन सा है, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा आंसर भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर हो जाएगा। D नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ चलना है दोस्तों, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। देखिएगा भरतपुर का जो जनघनत्व है वो है 503, और दौसा का कितना है 476। कोटा का कितना हो जाएगा दोस्तों, कोटा का हो जाएगा आपका 374, और इसका उदयपुर का हो जाएगा 262। ये बढ़ते से क्या है, बड़े से छोटे की तरफ है दोस्तों। अवरोही क्रम में हमें क्या करना था, इसको सजाना था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। अब नदियां दे रखी है और उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं आपके सामने। नदियां दे रखी है और उनके क्या दे रखे हैं, उद्गम स्थल दे रखे हैं दोस्तों। अब देखिएगा सबसे पहले अपन साबी नदी की बात करें तो जो साबी नदी है ना वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सब ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकनी जो नदी है दोस्तों, ये काकनी नदी निकलती है कोटड़ी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, कोटड़ी गांव से निकलती है। बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। कांतल नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 दोस्तों। तो B नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। दोस्तों सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती की जो आप दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप एसएसटी हिंदी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि मैं उनके लिए भी मॉडल पेपर लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दे दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, तिब्रसा सर्रा ग्लेडर्स नामक प्रमुख रोग पाए जाते हैं। दोस्तों तिब्रसा सर्रा ग्लेडर्स नामक जो प्रमुख रोग है ये किस में पाए जाते हैं। देखिएगा घोड़ों में, गधों में, ऊँटों में या भेड़ों में। दोस्तों ये जो रोग पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ऊँटों में पाए जाते हैं, ये जितने भी आपके हैं। और भारत में जो सर्वाधिक ऊँट है वो कहाँ है दोस्तों, वो भी राजस्थान के अंदर है। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इनकी प्रमुख जो नस्लें हैं वो बीकानेरी, जैसलमेरी, गोमठ, सिंधी, अलवरी, ये सारी किसकी नस्लें हैं, ये मित्रों ऊँटों की नस्ल हैं ये सारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोकड़ा क्या है। दोकड़ा क्या है मित्रों, दोकड़ा है आपका वृक्ष है। क्या है, दोकड़ा वृक्ष है मित्रों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। देखिएगा सुमेलित एक तरफ गोवंश दे रखे हैं, दूसरे तरफ क्या दे रखा है, उनका जिला दे रखा है। कौन सा गोवंश कौन से जिले से संबंधित है, तो देखिएगा इसका जो होगा आपका राठी दोस्तों बीकानेर के अंदर है। और थारपारकर मित्रों कहाँ हो जाएगा, थारपारकर आपका बाड़मेर में हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में गिर कहाँ हो जाएगी, आपकी गिर हो जाएगी अजमेर के अंदर। और कांकरेज कहाँ हो जाएगी, आपकी जालौर के अंदर हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2143, 2143 डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, जो भी मित्र पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें। और सभी दोस्त एक बार मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी दोस्त अपने क्वेश्चनों का स्तर कैसा था ये मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। देखिएगा सोडियम सल्फाइड का उपयोग होता है दोस्तों कच्चे माल के रूप में। तो ये कौन सा उद्योग है जिसके अंदर ये सोडियम सल्फाइड का उपयोग होता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, चमड़ा उद्योग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका मित्रों, चमड़ा उद्योग हो जाएगा। अब देखिएगा चमड़ा उद्योग की बात करता हूं मैं दोस्तों। चमड़ा उद्योग में क्या होता है, क्यों इसका यूज़ किया जा रहा है, चमड़े को क्या है दोस्तों साफ करने के लिए तथा नरम करने के लिए सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। अब इसको चमड़े को साफ करना है और इसको क्या करना है, नरम करना है। इसलिए किसके लिए, इसलिए क्या करेंगे, सोडियम सल्फाइड का उपयोग अपन करते हैं कच्चे माल के रूप में। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है मित्रों। अब पूछी गई है रबी की फसल नहीं है, तो देखिएगा आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं रबी की फसल के रूप में। अब रबी की फसलें हैं कौन कौन सी हैं, देख लो। सरसों भी है रबी की फसल है मित्रों, चना भी है और गेहूं भी क्या है, ये तीनों क्या है रबी की फसल है। कौन सी नहीं है, मूंगफली नहीं है, ये खरीफ की फसल है दोस्तों। अब जो वक्त चल रहा है, अब जो फसलें हमारे खेतों में बोई जा रही है वो है सारी रबी की फसलें हैं। नवंबर अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है जी, ये मूंगफली है, मूंगफली फिलहाल क्या है इसको निकाल लिया गया है। ठीक है, तो ये होगी हमारी खरीफ की फसलें। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहर या जनजाति का घनत्व अधिक है। तो शहर या जनजाति का जो घनत्व है वो पूछा गया सबसे ज्यादा कहां पर है। देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जो शहर या जनजाति है दोस्तों ये वनवासी जनजाति है, वनों में निवास करती है ज़्यादातर। और ये जनजाति कहाँ पे है, 12 जिले की 2 तहसीलें हैं मित्रों, याद करिएगा, शाहबाद और किशनगंज। ठीक है जी। और यहाँ पे जो कुल राज्य की है ना 97% जनसंख्या निवास करती है शहर या जनजाति, केवल 97% कुल जो राज्य की है पूरे राजस्थान की 97% जनसंख्या का निवास करती है। किशनगंज और शाहबाद जो तहसील पड़ती है 12 की, वहाँ पे सारा जनजाति कौन सी रहती है, शहर या जनजाति रहती है। और भारत सरकार ने क्या किया है, राज्य में केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया। आदिम जनजाति के समूह में केवल एक किसको किया है, यह हो जाएगी आपकी शहरी जनजाति। सुमेलित करना है आपको मित्रों, प्रदेश और उनकी पर्वत चोटियां दे रखी है। प्रदेश देखिएगा कौन कौन से, उत्तरी मध्य दक्षिणी पर्वत दे रखे हैं आपके सामने। उत्तरी अरावली है मित्रों, आगे सामने अरावली कर लीजिएगा इसका। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या अरावली दर्ज कर दिया। ठीक है जी दोस्तों, ये देखिएगा आप। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, मध्य अरावली की ऊंची चोटी बतानी है, कौन कौन सी चोटी इनमें सम्मिलित दिखेगा। तो सुमेलित करना है तो हमने इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर है बी नंबर। उत्तरी अरावली की जो चोटी है वो हो जाएगी बानगढ़ हो जाएगी मित्रों। मध्य अरावली की जो चोटी हो जाएगी हमारी तारागढ़ हो जाएगी। और दक्षिणी अरावली की चोटी हो जाएगी हमारी ऋषिकेश चोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अब अनेरी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अब अनेरी मंदिर पूछा गया आपसे कहाँ स्थित है, तो जो अब अनेरी मंदिर है मित्रों वो कहाँ पर है? वो हो जाएगा आपका दौसा के अंदर हो जाएगा मित्रों। कहाँ हो जाएगा आपका? दौसा के अंदर अब अनेरी मंदिर स्थित हो जाएगा। तो सी नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रसिद्ध किस लिए है? अब हर्षद माता का एक तो मंदिर है वहाँ पे, और चांद बावड़ी के कारण भी ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है मित्रों, दौसा का जो अब अनेरी। देखिएगा निम्न में से कौन सा इस कथन कालीबंगा से संबंधित सही नहीं है? कालीबंगा से संबंधित कथन जो है आपको सही नहीं है वो बताना है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के बने थे, और जबकि क्या था कालीबंगा जो मकान थे वो दोस्तों किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये तो पहला सत्य है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे मिली हैं दोस्तों, अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिले हैं। अब कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा से स्पष्ट जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं, स्पष्ट नहीं मिले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जल निकासी के जो प्रणाली है वो उनके साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके समय में अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा करी थी दोस्तों? अल मसूदी पूछा गया भारत किसके समय काल के अंदर आया था? तो अपन बात कर लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक था महिपाल प्रथम दोस्तों। तो महिपाल का समय काल देखिएगा कब से कब रहता है? 914 से 943 ईस्वी के बीच में इनका समय काल रहता है। अल मसूदी होता है वो 915 ईस्वी में आता है दोस्तों। कब आता है? 915 ईस्वी में आता है। ठीक है, अल मसूदी आता है। किसके समय आता है ये? और ये आता है आपके महिपाल प्रथम के समय दोस्तों। ये महिपाल की शक्ति और वैभव की प्रशंसा करता है अल मसूदी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जबकि अरब यात्री एक और होता है सुलेमान दोस्तों, वो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। सुलेमान किसके समय आया था? वो आया था मिहिर भोज के समय में, 851 के समय में आया था। मिहिर भोज के समय में 851 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी है? अर्ली चौहान डायनेस्टी आपसे पूछी गई पुस्तक है, ये किसकी हो जाएगी? आपकी ये हो जाएगी साहब आपकी दशरथ शर्मा की हो जाएगी, अर्ली चौहान डायनेस्टी दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ इसके साथ साथ में देखिएगा द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, और एक पुस्तक और है ए पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों। ये जो दो पुस्तकें मैंने नाम लिया है वो है आरजी भंडारकर की है दोस्तों। और ये जो अर्ली चौहान डायनेस्टी है ये साहब किसकी है? ये हो जाएगी आपकी दशरथ शर्मा की हो जाएगी ये पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह किसने कहा था कि 10 दुर्गों को भी मुसलमान की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता दोस्तों? तो ये बात चल रही है दोस्तों, ये किसने कहा था कि 10 दुर्गों को ऐसे मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो ये भाई साहब बात करने वाला व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट है एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डाउट में व्यक्ति कहाँ पड़ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी भूलवश कर देता है, तो ये नहीं करना अपन को। जलालुद्दीन खिलजी ने ये बात की थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसका कारण ये था दोस्तों, जो जलालुद्दीन खिलजी है ना वो दुर्ग को घेराबंदी तो कर लेता है, लेकिन क्या करता है वो इस दुर्ग को जीतने में क्या करता है? असमर्थ हो जाता है दोस्तों, जीत नहीं पाता, वापिस से लौट जाता है। तो लौटते हुए इसने ये बात कही थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में वह कौन सा सूबा था जहां मान सिंह प्रथम ने सूबेदार के रूप में काम नहीं किया? अब मान सिंह जो प्रथम था दोस्तों ये अकबर के दरबार में था, इसने सूबेदारी संभाली थी। कहाँ की संभाली थी देखिएगा दोस्तों, इनमें से ऑप्शन में बात करते हैं अपन। तो इसमें जो संभालने वाला देखिए कहाँ सूबेदारी करी मान सिंह प्रथम ने? काबुल के अंदर था दोस्तों, सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार में था और बंगाल में भी था दोस्तों, अंतिम में बंगाल में था। लेकिन ये गुजरात दे रखा ऑप्शन दोस्तों, गुजरात में वो सूबेदार नियुक्त नहीं किया गया था, तो नहीं पूछा गया। तो हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन में पूछा गया हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने वाला कौन था राजा? तो वो राजा कौन था? वो आपका हो जाएगा आमेर के राजा मान सिंह था, जिसने किसको संरक्षण दी थी? जिसको हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ इन्हों क्या कर रही थी? इनके अंदर ये विद्वान सारे क्या संरक्षण के रूप में काम कर रहे थे। अब देखिएगा अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? अलवर राज्य का प्रजामंडल का गठन पूछा गया आपसे, वो किया गया था आपके 1938 के अंदर। कब किया गया था? 1938 के अंदर अलवर राज्य गठन का किया गया था दोस्तों। पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी ने इसका क्या किया था? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किया था। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन था? हरि नारायण शर्मा थे दोस्तों। तो
इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो जनवरी 1944 में होता है। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। भवानी शंकर इसकी अध्यक्षता करता है इस अधिवेशन की 1944 के अंदर। 1938 में इसकी स्थापना होती है प्रजामंडल की, किसकी, अलवर की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना पूछी गई आपसे। तो स्थापना देखिएगा, भारत के जो देशी रियासतों थे वैध और शांतिपूर्ण उपायों व वर्ष वहाँ के राजाओं की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में करी थी दोस्तों। कब करी थी? 27 के अंदर करी थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1927, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो 1927 की बाद की बातें। अब 1927 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है ये पूछा जाता है बहुत बार। तो 17-18 दिसंबर 1927 को इसका क्या होता है, मुंबई के अंदर क्या होता है, इसका प्रथम अधिवेशन होता है। उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है दीवान बहादुर रामचंद्र राव करता है दोस्तों। कौन करता है? रामचंद्र राव इसकी अध्यक्षता करता है। इसका मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो मुख्यालय भाई साहब मुंबई के अंदर है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया दोस्तों? तो संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं 18 अप्रैल 1948। तो इसका मतलब हो गया हमारा थर्ड चरण की बात चल रही है मित्रों। किसकी चल रही है? थर्ड चरण की बात चल रही है। तो थर्ड चरण के अंदर विलय किसका हुआ था? तो उदयपुर रियासत का विलय हुआ था थर्ड चरण के अंदर। जो तृतीय चरण था राजस्थान विलय का, तो उसके अंदर किसका विलय होता है? उदयपुर के अंदर होता है, राजस्थान संघ के अंदर दोस्तों। राजस्थान संघ और प्लस उदयपुर को मिला के जो तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान वो बनाया गया था। तो इसका जो उद्घाटन करता है भाई साहब खुद पीएम भारत के, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों कौन सा हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी तब ये पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे जोधपुर के। तो कौन थे वो मित्रों? तो वो आपके कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके मैकमोहन हो जाएंगे दोस्तों। मैकमोहन क्या था? ये मारा गया था, पॉलिटिकल एजेंट था ये 1857 क्रांति के अंदर ये मारा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन अलवर के मेव आंदोलन का मुख्य नेता नहीं था? मेव आंदोलन का जो मुख्य नेता है वो पूछा गया है, कौन नहीं था? तो अपन पहले बात करते हैं कौन कौन था। तो डॉक्टर मोहम्मद अली था, गुलाम भीख नारंग भी था, यासीन खान भी था दोस्तों। तो कौन नहीं था? गजनाफर अली ये नहीं था दोस्तों। मेव आंदोलन का मुख्य नेता यह नहीं था। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इस बात को। जो अलवर का जो मेव आंदोलन होता है वो भाई साहब कब होता है? 1932 के अंदर ये आंदोलन होता है। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है मित्रों? तो जानोटन क्या है मित्रों भाई? ये आपका क्या है? वर पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला जो भोज होता है वो क्या होता है आपका? जानोटन कहलाता है। तो थोड़ा सा ये भी याद करिएगा। भूमि माफ एक प्रकार का लोकगीत ये भी नहीं है, एक प्रकार कृषि ये भी नहीं है। तो ये एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुभ अवसरों पर कौन सा गीत गाया जाता है मित्रों? शुभ अवसरों पर गीत गाया जाता है कौन सा? तो शुभ अवसरों पर गीत गाया जाता है आपका कौन सा? हरजस गीत गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है आपका? हरजस गीत गाया जाता है। शुभ अवसरों पर गीत गाया जाता है। जो सगुण भक्ति का प्रमुख क्या है? ये परिचायक है मित्रों। रामकृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन होता है। और ये अपन बात करें मोरिया जो गीत है ये क्या करता है? विवाह की प्रतीक्षा में बालिका की कथा संबंधी गीत है मित्रों। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। विवाह में देरी हो रही है इस वजह से ये गीत गाया जाता है। अब अपन बात करें जीरो की बात करते हैं। जीरो गीत में क्या करती है? वधू जो होती है अपने पति से जीरा नहीं बोलने की विनती करती है, तो वो जीरो गीत हो जाएगा। ठीक है सब। और इसके बाद में जो लावणी गीत है वो क्या करता है? नायक तथा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार भक्ति संबंधी लोकगीत है ये लावणी। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं दोस्तों। आप सभी दोस्त मिलकर एक बार वीडियो को लाइक करें और जो नए मित्र इस चैनल को देख रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, वो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुमेलित करना है अपने को 25वां। एक तरफ वंश दे रखे हैं, तरफ इनकी क्या दे रखी है? कुल देवी दे रखी है। तो कुल देवी देखेगा अपन इसको सुमेलित करते हैं। अब देखेगा सबसे पहले बात करें सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है वो कौन हो जाएगी आपकी? सिसोदिया वंश की कुल देवी हो जाएगी आपकी बाण माता हो जाती है। कौन सी हो जाती है माता आपकी? इसकी हो जाएगी बाण माता इसकी हो जाएगी। खंडेलवाला की जो कुल देवी है मित्रों वो हो जाएगी आपकी सिकराय माता हो जाएगी। ओश वालों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? ओश वालों की कुल देवी हो जाएगी सचिया माता। और सोनगरा चौहानों की कौन सी हो जाती है? आशापुरी माता हो जाएगी मित्रों। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 2 1 4 3 2 1 4 3। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? दादूपंथी संत कौन है ये पूछा गया आपसे। तो दादूपंथी संत कौन है मित्रों? तो वो आपका कौन हो जाएंगे? रज्जब जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके? रजब जी। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। एक नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब रजब जी का जन्म बात करें 16 सदी में हुआ था मित्रों। कब हुआ था इनका जन्म? 16 सदी में होता है। विक्रम संवत 1624 में इसका सांगानेर में इनका जन्म होता है। अब ऐसा माना जाता है कि रजब जी जब दूल्हा बनकर विवाह करने जा रहे थे तभी मार्ग में उनको मिल जाता है दादू जी मिल जाते हैं। दादू जी क्या करें? उपदेश देने वाले व्यक्ति थे और इनके उपदेशों से इतने प्रभावित हो गए ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू पंथ का प्रचार किया दोस्तों। अब मुझे पता नहीं है कि उनको दादू दयाल जी ने क्या बोला हुआ कहानी के अंदर जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? विवाह से अपना मोह माया त्याग दी थी दोस्तों। विवाह इन्होंने करना उचित नहीं समझा। इनको ऐसा लगा कि विवाह करना उचित नहीं है, कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे ये सेवा करनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा। इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया? विवाह। और आज के समय में कोई ऐसा कोई बोल भी दे तो भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो विवाह होता ही नहीं है पहली बात तो। और विवाह जिसका हो रहा है ऐसी बातें कोई सुन रहा है तो कोई बोलेगा किसी के अंदर? शादी के अंदर किसी के अंदर कोई बोल पाता है क्या? ऐसी कोई मुश्किल तो शादी हो रही है, ऐसे कौन बोलेगा कि विवाह मत करो? 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था दोस्तों? निहाल चंद की बात करते हैं, किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद जो था ये था आपका किशनगढ़ शैली का चित्रकार था दोस्तों। किसका था? किशनगढ़ शैली का चित्रकार था दोस्तों। अब जो चित्रकला अपने जो किशनगढ़ जो शैली है उसकी बात करें, ये सबसे इसकी जो सबसे चित्रकला सबसे बेस्ट चित्रकला है वो बनी ठनी की है, किशनगढ़ शैली की। तो बनी ठनी को अपन राजस्थान के मोनालिसा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? देखिएगा, यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में घोषित नहीं किया है। कौन सा दुर्ग है? तो वो आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा? अब देखिए कौन सा था। 6 दुर्ग थे दोस्तों जिन्होंने क्या किया था 2013 में। 6 दुर्गों का राजस्थान के जो 6 दुर्ग थे उनको शामिल किया था यूनेस्को के अंदर। कौन सा था? एक तो चित्तौड़गढ़ का किला था दोस्तों, कुंभलगढ़ किला था, जैसलमेर किला था और रणथंभौर किला था, गागरोन किला था और अमेर किला था। इनको शामिल किया था। और शामिल जो मांडलगढ़ जो दुर्ग है ना इसको शामिल नहीं किया था यूनेस्को ने अपनी सूची में। सिर्फ 2013 की बात चल रही है दोस्तों। 2013 के अंदर 6 दुर्ग शामिल हुए थे। कितने दुर्ग हुए थे शामिल? 6 दुर्ग शामिल हुए जिसमें मांडलगढ़ का स्थान है नहीं था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया यूनेस्को ने किस विरासत सूची में घोषित नहीं किया गया? तो नहीं, हमारा कौन सा हो जाएगा? मांडलगढ़ हो जाएगा। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है मित्रों वो होता है आपके ब्यावर के अंदर। कहाँ होता है? ब्यावर के अंदर होता है मित्रों। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है देखिएगा, राजस्थान का जो अजमेर स्थित जो ब्यावर पड़ता है उसमें क्या होता है? धुलंडी के जो दूसरे दिन के बाद में जो बादशाह का मेला एकता के रूप में ये करता है, एकता के प्रतीक के रूप में ये आपको प्रसिद्ध मेला है, ये बादशाह का मेला ये आयोजित होता है। कब होता है? धुलंडी के दूसरे दिन बाद ये मेला शुरू हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, कौन सा युग्म असुमिलित है? कौन सा युग्म असुमिलित है? देखिएगा, आपको असुमिलित युग्म पहचानना है। पाबू जी का जो जन्म है वो कब कहाँ होता है? कोल्लूमंड में होता है, ये तो सही है। तेजा जी का खड़नाल में होता है, तो ये भी सही है। मल्लीनाथ जी का गागरोन, ये देखो गागरोन गलत हो गया ना, तो ये गलत है। रामदेव जी का रामदेवरा, ये सही है दोस्तों। तो ये मल्लीनाथ जी कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर के अंदर है। मल्लीनाथ जी कहाँ पे हो जाएगा? बाड़मेर में इनका जन्म स्थान था। तो ये सी नंबर आंसर इसके क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंगत यही है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो होली पर जो लोक नृत्य नहीं किया जाता है वो कौन सा है? अब देखो होली पे कौन कौन से नृत्य होते हैं? एक तो गेर नृत्य होली पे होता है, नेंजा भी होता है, चंग भी होता है। ये सारे क्या है? तीनों होली पे होने वाले हैं। और भाई साहब ये पणियाहारी जो नृत्य है ये होली के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो होली पर जो नहीं होने वाला पूछा गया आपसे तो ये पणियारी नृत्य हो जाएगा आपका। ये कालबेलिया का युगल नृत्य है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पणियारी गीत गाया जाता है इसके चक्कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक, किसी को इज्जत वगैरह मैंने मान सम्मान करना है तो हम क्या करते हैं? हम पगड़ी पहनाते हैं उसको। क्या करते हैं? हम उसको पगड़ी पहनाते हैं। तो पगड़ी जो इनमें से हो जाएगा क्या है? किसका सूचक है? प्रतिष्ठा का सूचक है पगड़ी। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है। राजस्थान में पावड़ा का मतलब है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या हो जाएगा? पावड़ा से तात्पर्य लोक गाथा से दोस्तों। किससे तात्पर्य है? लोक गाथा से हैं। तो लोक गाथा से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का आदेश जारी करने का अधिकार है दोस्तों। तो सविवेकी अधिकार है या उसका कार्यपालिका अधिकार है या शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श पर की जाती है? केंद्र सरकार के परामर्श से दोस्तों। तो ये भाई साहब ये किसके परामर्श से की जाती है?
अध्यादेश जारी करना ये की जाती है, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही यूज की जाती है। 213 अनुच्छेद की बात कर लेते हैं दोस्तों। अपन बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह के बाद तक चालू रहता है, और यदि 6 सप्ताह तक पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकार कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। थोड़ा सा भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो जो भी मित्र नए हैं इस चैनल के ऊपर वो सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। सारे मित्र जो मिलके हैं वो सारे एक बार लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट भी कर दें मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमति संख्या कितनी है? अध्यक्ष सहित पूछा गया यहाँ पे आपसे, तो अध्यक्ष सहित पूछा जाए आपसे तो कितनी हो जाती है? अध्यक्ष सहित हो जाएगी आपकी 8 होती है। कितनी होती है? 8 सदस्य संख्या होती है। ये होती है किसके? अध्यक्ष सहित होती है। अब बात करें भारत में जो लोक सेवा के संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या कहता है, संविधान के भाग 14 में ये अनुच्छेद 315 से 323 तक है मित्रों, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान के क्या लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष सदस्य हैं कितनी होती है? एक अध्यक्ष होता है और 7 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 8 हो गए। और यदि आपको अध्यक्ष नहीं पूछा जाए साथ में, केवल सदस्य पूछे तो 7 कर देना आपको। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, तो राजस्थान में जो स्थित विभाग क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे भाई साहब आपके प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रशासनिक विभाग कहलाएंगे। 1949 में राजस्थान जो शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी मित्रों, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करते हैं, तो अनुशंसा किससे करते हैं? वो करते हैं राज्यपाल को। किसको करते हैं? राज्यपाल को करते हैं। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करते हैं, किसको करते हैं? राज्यपाल को करते हैं। तो 73वें 74वें जो संविधान संशोधन होते हैं पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वित्तीय विभाग की बात करें तो 243I से लेके और 243Y तक इसमें क्या है? 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, इस अनुच्छेदों के तहत ही होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानमंडल के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो राजस्थान राज्य विधानसभा के पूछे गए उपाध्यक्ष कौन से इनमें से नहीं रहेंगे? तो देखिएगा कौन नहीं रहा है, हो रहा है आपके कर्ण सिंह जो है ना, ये कभी भी राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कभी नहीं रहे हैं। और यदुनाथ भी रहे हैं मित्रों। यदुनाथ कब से कब तक रहे थे? 1990 से 1991 के मध्य रहते हैं ये यदुनाथ सिंह। अब अहमद बख्श सिंधी है, ये 81 से लेकर 82 तक रहते हैं, और रामचंद्र जो है 97 से लेकर 82 तक रहते हैं, 80 तक 80 तक रहते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, जो मुख्य सचिव है उसकी सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है? उसकी जो सेवा अवधि करती है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर उसकी सेवा अवधि निर्भर करती है। अब बात करें प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय का जो मुख्य होता है ना भाई साहब, वो मुख्य सचिव होता है, ये थोड़ा आपके ध्यान में रखना चाहिए। और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है IAS वगैरह जो अधिकारी होते हैं, उसका जो वरिष्ठ में जो अधिकारी होता है मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो करता है मुख्यमंत्री द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है मित्रों, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में ये कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन देखिएगा, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, तो ये नहीं है मित्रों। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य के अध्यक्ष हैं, उससे उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सेवा शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये डी नंबर जो आंसर है ना, सत्य कथन पहचान करना था आपको। तो केवल जो 3 नंबर आंसर है वही आपका करेक्ट होगा मित्रों। कौन सा होगा? 3 नंबर आंसर जो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं है, ये गलत है। किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई साहब। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, तो ये भी नहीं है। और उन्हें संविधान के अंदर कोई भी सेवा शक्ति प्राप्त नहीं है, तो सेवा शक्ति उनको प्राप्त नहीं है, ये कथन सही है। केवल 3 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष से या इससे अधिक आयु की लड़कियों की विवाह पर राजस्थान सरकार की ओर से उपहार स्वरूप जो राशि दी जाती है वो कितनी राशि दी जाती है। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब बच्चे की शादी होती है 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की जो लड़की की शादी होती है उसकी बात चल रही है मित्रों। अब देखेगा जो बीपीएल परिवार की होनी चाहिए उन्हें 31,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? उपहार स्वरूप भेंट कितने मिलेगी? 31,000 मिलेंगे। अभी तक अपन बात करते हैं 2021-22 के अंदर क्या हुआ था, 9,390 लड़कियों का अभी तक विवाह हो चुका है इस योजना के तहत। अभी तक जो 3,903.03 जो लाख रुपए हैं वो इस राशि के अंदर लग चुके हैं। अगला क्वेश्चन, चारकोल जो चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है दोस्तों? अभी ये वनरक्षक एग्जाम में पूछा भी गया था, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में संस्कृत विभाग में उसमें पूछा गया था। ये चारकोल चित्रकला प्रदर्शनी का जो आयोजन है संस्थान, वो कौन सा संस्थान हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा आपका। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान मई 2022 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है दोस्तों? तो इसके जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक वो हो जाएंगे आरुषि मलिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आरुषि मलिक हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजकीय शिक्षा संस्थान में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नया नाम क्या है? अपन जब राजकीय अस्पताल में जाते हैं तो पर्ची वगैरह जो ओपीडी बोलते हैं उसको जो वो कटवाते हैं तो उस टाइम पहले हमसे पहले 10 रुपये उसके वसूल किया जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नमेंट के खाते में जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, अब वो फ्री हो गई है। अब हॉस्पिटल में जाते हो तो उसके पैसे नहीं लगते हैं। तो ये कौन सी योजना के तहत की गई है? तो वो योजना हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सामान्य जानकारी भी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। राजस्थान में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित किस जिले समूह में संचालित किया जा रहा है? तो किस में संचालित किया जा रहा है महिला डेयरी विकास कार्यक्रम? ये आपका हो जाएगा 1 नंबर जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर ये संचालित किया जा रहा है। 45 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में पूछा गया आपसे। तो राजस्थान में ये योजना 1 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ करी गई थी। तो जब ये 2019 में प्रारंभ करी थी 1 फरवरी को, तो इसके अंदर 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि दी जाती थी। लेकिन बजट घोषणा 2022 और 23 के अनुसार इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी कितनी दे रही है? 5 रुपये प्रति लीटर दी जा रही है। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना, पहले कितना था? 2 रुपये था, अब कितना है वर्तमान में? 5 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान सरकार की विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम नीतियों के संदर्भ में सत्य कथन आपको पहचान करना है। तो सत्य कथन कौन सा है? देखिएगा, नवीनतम जो नीतियां हैं उनके बारे में देखिएगा। नई जो पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 ये भी करेक्ट है हमारा। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर ये भी सही है। नई महिला नीति ये आपका 2020 के अनुसार। उपरोक्त जो सभी आंसर दे रखे हैं ये सारे आपके सही हो जाएंगे। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। रजत चौहान का संबंध किस खेल से है मित्रों? तो रजत चौहान है, इनका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आर्चरी से। किससे हो जाएगा? आर्चरी से इनका संबंध हो जाएगा। इस खेल में खेलते हुए इन्होंने क्या हासिल किया? गोल्ड मेडल हासिल किया है मित्रों। क्या किया है? गोल्ड मेडल इन्होंने क्या किया? प्राप्त किया है। अब जो रजत चौहान है ये राजस्थान पुलिस के क्या है? प्रशिक्षु ट्रेनिंग लेने वाले, ये DYSP है दोस्तों, अधिकारी हैं कहने के मतलब है। यदि ये सिपाही होते तो आज ये रजत चौहान ये पहुंच ही नहीं पाते। इसका कारण क्या है? सिपाहियों की जरूरत बहुत है, उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। और भाई साहब अफसर हैं तो अफसर तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पर्यटन परिपथ हाड़ौती सर्किट में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो हाड़ौती सर्किट में पूछा गया कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, तो अपन बात करें देखिएगा हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा था। देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सारे क्या हो जाएंगे? इस क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपके से पूछा गया हाड़ौती सर्किट मित्रों। अब इसके अलावा और भी सर्किट पूछा जा सकता है। ढूंढार सर्किट पूछा जाएगा। ढूंढार में कौन से हो जाएंगे? जयपुर, आमेर, दौसा, आबेनरी हो जाएंगे। मरु सर्किट पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। बीकानेर इसमें शामिल है, जोधपुर भी है शामिल, जैसलमेर भी शामिल है, बाड़मेर भी शामिल है। ये 4 जिले क्या है? मरु सर्किट के अंदर आते हैं। सर्किट बहुत सारे हैं, मेवात है, हाड़ौती है, मेवाड़ है। तो ये सारे सर्किट है, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। शहरी विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? जो शहरी विकास कार्यक्रम है राजस्थान के जिले में तो वो हो जाएगा 12 की 2 तहसील हैं, शाहबाद और किशनगंज।
इसके अंदर क्या हो रहा है, शहरी जनजाति 97% निवास करती है पूरे राजस्थान की 2 तहसीलों के अंदर, 12 के अंदर। ठीक है साहब। तो अगला क्वेश्चन देखेगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिएगा आप मुझे। किसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, थोड़ा सोच विचार करने वाला क्वेश्चन, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तो इसका जो आंसर देना आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो क्लास हुई है ये अपने दोस्तों तक भी कर दो शेयर, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी या हिंदी या अदर। यदि एसएसटी हिंदी की या कोई अदर की तैयारी कर रहे हैं यदि, तो मैं यदि सहायता कर सकता हूं तो मॉडल पेपर के रूप में सहायता कर सकता हूं। तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग हैं कि जो एसएसटी का मॉडल पेपर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।